आपके संघर्षों को सफलता में बदलने की सभी जानकारियां यहां उपस्थित सभी शिक्षकों की जुबानियां। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और यहां पर जो मेरे सामने उपस्थित शिक्षक, इनमें सबसे पहले मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूं अनुपम सर का, जो इकोनॉमी के विख्यात शिक्षक हैं। दूसरे रूप में मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूं सौरभ यादव सर का, जो मध्य प्रदेश के जाने माने शिक्षक हैं। और अंत में मेरे साथ उपस्थित है नीति शास्त्र एथिक्स के शिक्षक विक्रमादित्य सर। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम शुरू करते हैं आज जिस मूल विषय के लिए हम सब आपके सामने उपस्थित हैं कि आखिरकार इंटरव्यू में कौन कौन सी बारीक जानकारियों को आपके पास होना चाहिए। तो इसी कारण में सबसे पहले सर विक्रमादित्य सर, मैं आपसे यहां पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इंटरव्यू में हमें कौन कौन सी ऐसी बारीकियां हैं जो जानकारी में हमें होना ही चाहिए। सर, ऐसे में अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इसमें किसी एक आयाम को निर्धारित करना ठीक बात नहीं होगी। इंटरव्यू का अपने आप में मतलब हुआ कि संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण करना है, और उन चंद मिनटों में यह तो संभव नहीं हो पाता कि व्यक्ति की हर एक जानकारी वो वहाँ से निकाल सकें, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रयास रहता है कि व्यक्ति की जो सामान्य जानकारियाँ हैं उनसे परे उसकी निष्ठा को चेक किया जाए, उसकी डिसीजन मेकिंग को चेक किया जाए, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को चेक किया जाए, किस प्रकार की मानसिकता रखता है, किस प्रकार की मनोवृत्ति रखते हैं, किस प्रकार की टीम स्पिरिट जो है अभ्यर्थी के भीतर देखी जाती है। सभी बातों का परीक्षण जो है वो साक्षात्कार में करने की कोशिश की जाती है। सर बिल्कुल सही है सर। सर सौरभ यादव सर, मेरा आपसे ये दूसरा प्रश्न है कि यदि मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मुझे क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए, और मुझे अपना जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो किस प्रकार से देना चाहिए। जी सर, जो बच्चा पहली बार जब इंटरव्यू देता है तो सबसे पहली बात तो उसे बहुत खुश होना चाहिए कि वो एमपीपीएससी का इंटरव्यू देने चाह रहा है, जिसमें वो लाखों अभ्यर्थियों के बीच में आखिरी के 1500 या 2000 बच्चों के बीच में। और सबसे खास बात होता है कि जब आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप वेल ग्रूम होके जाओ, कि प्रॉपर शेविंग करके जा रहे हो, एक प्रॉपर ड्रेसअप हो आपका, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखने से पहले उसका जो किस हिसाब से उसने कपड़े पहने हैं वो दिखेगा। फिर आप जब बोलना चालू करोगे तो वो लोग आपके व्यक्तित्व को देखेंगे। तो एक प्रॉपर आप वेल ग्रूम होके जाइए, प्रॉपर ड्रेसअप होके जाइए। और जब आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बिल्कुल नो डाउट हम सभी मानव हैं, एंजाइटी होती है, प्रेशर रहेगा, प्रदेश की सबसे बड़ी एग्जाम को आप दे रहे हो, तो बिल्कुल शांत रहिए, काम रहिए। जितना आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे, और अगर मैं आपको एमपीपीएससी में सर इंटरव्यू के पैटर्न का फॉर्मेट बताता हूँ कि जब हम इंटरव्यू देने आते हैं तो नीचे से आपको जो उनके यहाँ जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो फर्स्ट फ्लोर पे इंटरव्यू होते हैं। तो जब वो आपको वहाँ ले आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होने लगती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता किसके बोर्ड में आपका इंटरव्यू है। और जब वहाँ बैठे होते हो तो जब घबराहट होती है तो बस खुद से बोलिए कि मैं यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स को पिछाड़ के आया हूँ, मुझे बहुत बेहतर ढंग से बस लास्ट स्टेज है, और जो मुझे आता है, जो मुझसे पूछा जाएगा, एक प्रॉपर सटीक तरीके से, एक ऑप्टिमिस्टिक वे में सेल्फ कंट्रोल रख के, मेरे माइंडसेट को क्लियर रख के मुझे जवाब देना है। और अब बस जो भी चीज़ें होगी बेहतर ही होगी। तो इससे आपका कहीं ना कहीं एंजाइटी लेवल कम होगा, उससे आप प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे। और खुशी खुशी जाइए, इंटरव्यू कुछ नहीं है, सिंपल सा, वह आपसे बात करेंगे, बस इतना बात का ध्यान रखिए, वह बुजुर्ग है, आपसे उम्र में बड़े हैं, तो उनको मान सम्मान से अच्छे से आपके जो फैक्ट्स है, जो भी आपका कंसेप्ट है लाइफ को लेके, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, उनसे बात करिए, उनसे रूबरू होइए, बस यही इंटरव्यू है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही है सर। तीसरा क्वेश्चन जो है सर, मैं अनुपम सर से चलना चाहूंगा कि सर, मैंने जिस भी स्ट्रीम से जो ग्रेजुएशन किया है, क्या इस स्ट्रीम के मेरे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर, सामान्य सी पहली तैयारी का पहला पड़ाव ही होता है कि आपने जो आपकी मार्कशीट पे जो आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से किया हुआ है, जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से सामान्य जानकारियाँ आपके पास सामान्य की तरह होनी ही चाहिए। यह माना जाता है कि अब जब आपके व्यक्तित्व की, आपके निष्ठा की बात की जा रही है, तो आपने जो कोर्स किया है, जिस पे ग्रेजुएशन किया है, क्या उन विषयों के साथ आपने पूरी ईमानदारी के साथ उनको तैयारी की है या नहीं की है। पूरी ईमानदारी में ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप पूरी तरीके से अभी तक उन सारी चीज़ों को याद रख पाए होंगे, पर अभी तक जो सामान्य से फॉर्मूलाज हैं, सामान्य से प्रश्न हैं, उन सामान्य प्रश्नों को एक तैयारी, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होने के नाते आपके पास उन सामान्य जानकारियों का होना आवश्यक है। केवल यही तक सीमित की मैं बात नहीं करूंगा कि आप केवल आपके ग्रेजुएशन पार्ट से या आपने जहां से जिस स्ट्रीम से पढ़ाई की वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्यज्ञ होने के नाते, आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होने के नाते, आसपास के दिनचर्या की जो भी सारी चीजें हो रही हैं, जो सामान्यज्ञ की तरह आपको नॉलेज में होनी चाहिए, आपके सिलेबस से संबंधित, और साथ ही साथ जो समसामयिक सारी चीजें हैं वह भी जानकारी होनी चाहिए। कुछ इसमें बातें की जाए, जैसे सर से अभी बात हो रही थी, सर ने भी कहा
कि इंटरव्यू के दौरान आप अगर ग्रेजुएशन में मैथ्स से आप गए तो मैथ्स पे सामान्य फॉर्मूला आपको आने चाहिए। अगर साइंस है, साइंस की समसामयिक घटना में जैसे ही सर इंटर करते ही सर से पहला साइंस का ही प्रश्न पूछ लिया गया, तो साइंस का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, चंद्रयान के बारे में बात की जाए, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो उससे इवन वो पूछ सकते हैं कि इसको कैसे लॉन्च किया जाता है। तो यानी जो सामान्य समसामयिकी के साथ साथ आपके ग्रेजुएशन पार्ट के क्वेश्चन हैं उनको तो आप बेहतरी के साथ साथ कवर करें। तो यानी दो चीजें एक साथ है, ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर समसामयिक करंट अफेयर्स में ऐसी कोई घटना हो रही है तो उसे तुरंत अपडेट करें, अपडेशन के साथ लेकर के चलें। और पुराने जो ट्रेंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सिलेबस से कोर्स है, और यह निर्धारित यह भी करता है कि आपके साथ बोर्ड मेंबर कौन आता है। और अगर बोर्ड मेंबर आपके स्ट्रीम से संबंधित भी हो जाता है या वहां पर मेंबर्स आपके स्ट्रीम विषय से संबंधित हो जाते हैं तो प्रश्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो तैयारी के पहले पड़ाव पर शुरुआत से ही, इवन आप मुख्य परीक्षा के बाद से ही यह देखने लगे कि आपका स्ट्रीम क्या रहा है। और सामान्य सी एक बात है सर, आप जब भी जिस विषय से जुड़े हुए हैं उसकी सामान्य जानकारियां तो आपको रखनी ही चाहिए। और सामान्य जानकारियों के प्रश्न क्या हो सकते हैं आप स्वयं से निकाल सकते हैं या कुछ अनुभव के माध्यम से जो इसके स्ट्रीम में पहले दिए हुए हैं। अगर इसमें मैं कहूं कि आपने पहले इंटरव्यू दिया हुआ है तो आपको तो इसके बारे में बेहतर नॉलेज होगा। अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके जो पूर्व लोग हैं उनके बारे में जानिए। और साथ ही साथ जैसा उत्कर्ष के संस्थान में आप बेहतर विषय विशेषज्ञों के साथ, इंटरव्यू विशेषज्ञों के साथ जुड़ते हैं तो आप ऐसी तैयारियों के लगातार मॉक दे करके अपनी तैयारियों को दुरुस्त करके और साथ ही साथ विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से मिलकर के आप इन तैयारियों को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं कि किन किन प्रश्नों को और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही सर। अगला क्वेश्चन सर विक्रमादित्य सर मेरा आपसे है कि यदि इंटरव्यूअर के द्वारा कोई एक प्रश्न पूछा गया और वो प्रश्न मुझे नहीं आता तो क्या थोड़ा इधर उधर की जानकारी देकर भी उसका आंसर दिया जा सकता है? सर यहाँ पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कई सारे स्टूडेंट ऐसा करते भी हैं कि अगर उनसे मान लीजिए प्रश्न नहीं बन रहा है तो जैसे आपने देखा होगा सर, कई बार बच्चे क्लासरूम में भी कोशिश करते हैं अगर प्रश्न का जवाब नहीं बन रहा है तो कुछ भी बोल दिया जाए, आसपास का बोल दिया जाए। अब चूंकि इंटरव्यू में तो ऐसा संभव नहीं है सर, क्योंकि देखिए सब कुछ निर्भर करता है प्रश्न की प्रकृति पर। अगर मान के चलिएगा कि प्रश्न तथ्यात्मक प्रकृति का है, अगर फैक्चुअल है, कोई जानकारी जनगणना का कोई प्रतिशत हो सकता है ना, या फिर किसी देश के साथ में किस प्रकार के संबंध चले, उस देश की राजधानी आदि के बारे में कुछ पूछ लिया जाए या कुछ और भी तथ्यात्मक जानकारी है ना, या मान लीजिए कि ये जो नदी है वो आपके ज़िले से निकली है तो और किन किन जिलों से होकर निकलती है, तो मेरा ऐसा मानना है तथ्यात्मक जानकारी में किसी प्रकार की बेईमानी नहीं चलती है। तो वहाँ पर अगर हमसे उत्तर नहीं बन रहा है तो अगर हम माफ़ी मांगकर सॉरी बोलकर निकल जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हमारी दांव पर नहीं लगी है वहाँ। बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात आती है सर व्यवहारात्मक प्रश्नों की। अगर आप व्यवहारात्मक प्रश्नों से थोड़ा दूर हो रहे हैं, आप उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि वे जो सामने बैठे हुए हैं वे आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाला जो विद्यार्थी है, जो एस्पिरेंट है, ये कम से कम देश में एक बड़ी जिम्मेदारी को संभालने जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अगर वो व्यवहारात्मक चीज़ों से बचने की कोशिश करता है, सपोज जैसे दो कम्युनिटी के बीच का कोई विवाद है, उस विवाद के निपटारे की बात हो, है ना, या मान लीजिए कभी प्रशासनिक किसी निर्णय की बात हो, नैतिक दुविधा के उन्मूलन की बात हो, कहीं मोरल डिलेमा से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर उससे बचने वाले प्रश्नों में एस्पिरेंट खुद ही बचने लग गया तो सर फिर समाज का क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर विद्यार्थी सॉरी बोलकर बचने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने अंकों को गंवा रहा है। और सर इसका मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र जो बेहतर उपाय है कि जो भी एस्पिरेंट है वो अपने आप को एस्पिरेंट से भी, अगर मैं कहूँ तो कमतर, अपने आप को स्टूडेंट मानकर चले। जब भी अपने शिक्षकों से मिले, अपने बड़े बुजुर्गों से मिले, उनसे अनुभव साझा करे, उनसे मार्गदर्शन ले और हमेशा वो अपनी कमियों के बारे में पूछता रहे। कई बार स्टूडेंट की एक मनोदशा बनती है कि वह प्रशंसा का भूखा हो जाता है। अगर वो ये कोशिश करेगा लगातार कि मुझ में इस बार क्या कमी रही, मैं क्या सुधार करूं। कई बार आई कांटेक्ट को लेकर बात आ जाती है ना। कई बार प्रश्नों को बोलते समय पर, जैसे सामने चेयर पर आप बैठे हुए, आपकी पिच कई बार धीमी हो जाती है, कई बार आई कांटेक्ट नहीं होते हैं। तो इन सभी परेशानियों का एक ही समाधान है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना। और जैसा कि हम सब जानते हैं सर, उत्कर्ष एक मॉक भी आयोजित कर ही रहा है। और इसके अलावा सर हमारे जितने भी अनुभवी शिक्षक हैं, आप हैं,
है ना, अनुपम सर हैं, धनंजय सर हैं, अनमोल सर हैं, सौरभ यादव सर हैं, शंकी सर हैं, विजय पटेल सर हैं, अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, प्रदीप सर हैं, अवनीश सर हैं। सर एक बहुत है ना? लंबी श्रृंखला है। तो सर कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक शिक्षक अगर थोड़ा भी फ्री है, और मैंने तो सर ये देखा है कि बहुत अच्छी टीम स्पिरिट है, और कभी भी कोई बच्चा आता है तो कोई ना कोई टीचर उसको अवेलेबल मिल जाता है, और जब वो आएगा तो कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। तो व्यवहारात्मक प्रश्नों को कैसे डील करना है वो मुझे लगता है कि आपको मार्गदर्शक बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, और उससे निश्चित रूप से गुणवत्ता में सुधार होगा। बिल्कुल सही सर। अगला क्वेश्चन फिर से सौरभ यादव सर आपसे है कि यदि कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का है और वो पूरा इंग्लिश में वहां पर इंटरव्यू देना चाहता है तो क्या ये किया जा सकता है? जी सर, जैसे आपके प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग तो बच्चों को और बेहतर ढंग से क्लियर होगा। सर कई बार क्या होता है कि हम लोग जब इसको अगर हम ऐसा करें कि क्या वहाँ पे भाषा का कोई बैरियर है, क्या हम इंग्लिश में देना चाहते हैं, हम हिंदी में देना चाहते हैं, या हमारी टोन बघेली टोन है, हमारी टोन बुंदेली टोन है, तो हम क्या करें? तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। कुछ बच्चे बोलते हैं हम बोल के बात करते हैं, जैसे बुंदेलखंड बघेलखंड क्षेत्र में हम लोग देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में अलग तरीके से निमाड़ी मालवी टोन आ जाती है भाषा बोलते टाइम। तो एक ये बात है सर कि भाषा सिर्फ क्या है, विचारों का आदान प्रदान के लिए है। वो आपका परसेप्शन समझना चाहते हैं कि आपका परसेप्शन क्या है टॉपिक को लेके, विषय को लेके, आप क्या कहना चाहते हो। लेकिन सर एज अ सिविल एस्पिरेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक सिविल एस्पिरेंट की भाषा बहुत मर्यादित हो। वो जो बोले उसके एक एक शब्द बहुत ही भारी होता है, क्योंकि उसके एक एक शब्द से डिसीजन मेकिंग हो रही है, स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि भाषा बहुत मर्यादित हो, भाषा बोलने का तरीका बहुत ही सहज हो। आपसे जब वो बातें सुन रहे हैं तो उनको लगे कि हाँ, एक ऐसा बच्चा हमारे सामने आया है जो भविष्य में एक बहुत बड़े क्राउड को जब संभालेगा तो उस क्राउड को कहीं भी एरोगेंस नहीं लगेगा। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सिविल सर्वेंट हमारे लिए आया है, हमारे लिए बात करना चाह रहा है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है, अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं सर इसमें, एक छात्र था हमारा, सिंगरौली का था, अभी तहसीलदार है वो। उसके साथ वो थी कि बघेली टोन बहुत आती है, वो थोड़ा भोजपुरी टच भी आता है सिंगरौली एरिया में। तो वो पूरा इंटरव्यू उसी टच में क्या आया था, क्योंकि आप जो बचपन से आप जो बोली बोल रहे हो आपका टोन नहीं चेंज कर सकते, लेकिन भाषा बहुत मर्यादित है उस बच्चे की, लेकिन टोन पूरा वही बघेली टोन। इंटरव्यू में 145 प्लस मार्क्स थे उस बच्चे के। तो ये उसका एग्जाम्पल है। जो कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि हमारे मुंह से हम निकल रहा है, ये छोटे छोटे वर्ड्स निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखिए, जैसे मान लीजिए अब जैसे एसआर के सर और हम सब लोग बैठे हुए हैं, अब मुझसे एसआर के सर ने हिंदी में जवाब पूछा, हिंदी में उन्होंने मुझसे बात की, तो मुझे हिंदी में जवाब देना चाहिए, वो मर्यादित है, क्योंकि आप दूसरे वाले को एज अ रिस्पेक्ट बात कर रहे हो। क्योंकि कभी ऐसा होगा ना, आप इसको ऐसे सोचिए कि इंटरव्यूअर की एज है 60 के अराउंड, कई बार 65 की एज के भी इंटरव्यूअर आते, और आपकी एज है 22, 23, कई बार सीनियर कैंडिडेट्स भी जाते हैं, लेकिन कई बार 22-23 के एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा हमको दिखाई देते हैं। तो बहुत आपके दादाजी के एज के भी आते हैं। अब आप सोचिए कि आपके घर में आपके दादाजी आपसे हिंदी में बात कर रहे हो, आप उनको इंग्लिश में जवाब दे रहे हो, तो वो तो गलत लगेगा ना। लेकिन हाँ, आपका जो तरीका है, आप इंग्लिश में ज़रूर बात कर सकते हैं। कि वो आपसे पूछे कि चलिए भाई आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में आप बुंदेला रिवोल्ट को या बुंदेला क्रांति को कैसे देखते हो। अब आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, आपसे क्रांति निकलेगा ही नहीं, आपसे मुंह से रिवोल्ट ही निकलेगा। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो सर बुंदेला रिवोल्ट को मैं इस तरीके से देखता हूँ, ये 1842 में हुआ था। अब 1842 इंग्लिश में निकलेगा क्योंकि हमको 1842 बोलने की इतनी आदत नहीं है, लेकिन उसके पूरे जितने कंसेप्ट है, जितने आइडियाज़ है, आप हिंदी में समझाइए, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं सर, वो बोल सकते हैं। तो ये एक मुझे लगता है सर कि भाषा का कोई ऐसा बैरियर नहीं, बस सामने वाला जो बैठे हुए आपसे इंटरव्यूअर, वो जिस भाषा में पूछे आप प्रयास करिए उसी भाषा में उत्तर देने का, लेकिन आप इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हो बिल्कुल। इस बार 2019 में एक हमने देखा एक बच्चे के साथ कि उससे हिंदी में पूछा गया, फिर सडन इंटरव्यूअर ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया उससे। अच्छा, है ना, कि इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन पूछा, तो वो बच्चा इतना वो था कि उसने उसका इंग्लिश में प्रॉपर जवाब दिया, और अभी डीसी है वो सेलेक्ट हो गया है। तो एक वो बात होती है कि सर इन चीज़ों, प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है कि कितना बेहतर प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि तुरंत लैंग्वेज शिफ्ट की तो ये शिफ्ट कर गया, मतलब इसने उस चीज़ को पकड़ा। तो ये सर मैं इसमें कहूँगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल रहे, बस भाषा मर्यादित हो, है ना, और शब्दों की जो आप चयन कर रहे हैं वो बहुत व्यवस्थित हो, वो ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन फिर अनुपम सर आपसे ही है कि जब विद्यार्थियों का इंटरव्यू होने वाला है तो उस समय कौन कौन से करंट अफेयर पढ़ने चाहिए और क्या क्या चीज़ों पर ध्यान विशेष रखना चाहिए? सर करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं वो जो लंबे टाइम से, जैसे कुछ अभी एक एग्जांपल की सेट बात करूं, यूक्रेन रसिया वॉर चल रहा है, तो और इसी बीच में ब्रिक्स समिट हुए हैं, और ब्रिक्स समिट बहुत ही ज़्यादा करंट, यानी यूक्रेन रसिया वॉर के बीच में ब्रिक्स समिट होना एक लंबे टाइम से ये इशू चल रहा था, और उसी टाइम पर ये समिट होना, और उम्मीद थी कि इसमें कुछ डिसीजन आएगा। तो ऐसे जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं
इंटरनेशनल इश्यूज पहले कवर करें, साथ साथ में नेशनल इश्यूज में पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, जो समाज में बहुत बड़े लीगल जो एक्ट टाइप के या कुछ प्रावधान, कानूनी प्रावधान है, इनको साथ साथ में कवर करते हुए देन सोशल इम्पैक्ट वाले इशू, जैसे सर ने कहा कि कुछ आप कलकत्ता रेप का इशू है या ऐसे कुछ विक्टिम वाले केस हैं जहां पर आपसे प्रश्न हो सकते हैं, और प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके व्यक्तित्व को प्रेजेंट करने का काम करेंगे। आपको कितना सीरियसनेस है, आप कैसा व्यक्तित्व है, कैसी आप निष्ठा प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो पहले इंटरनेशनल, नेशनल, पॉलिटिकल और साथ साथ में करंट इश्यूज के साथ साथ सोशल इश्यूज को, जहाँ सोशल इश्यूज में आपके निष्ठा को देखा जाएगा, आप कितना गंभीर है, कैसे इन विषयों को तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आपका विषय बैकग्राउंड जुड़ा है, आपका बैकग्राउंड जैसे आपने इकोनॉमिक्स से किया हुआ है, तो इकोनॉमिक्स से किया हुआ तो इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज पुरस्कार, या जिस बैकग्राउंड से आप जुड़े हैं तो करंट की जो टॉपिक है समसामयिक, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस आपका बैकग्राउंड रहा है, तो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड में आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो इलेक्शंस हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हो रहे हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। अभी अभी बात की गई स्टेटहुड का दर्जा की बात की गई, अभी अभी न्याय की देवी की बात की गई, अभी अभी जो प्रेजेंट में अभी अभी रीजनल जो कॉन्क्लेव हुआ है, समिट हुआ है, ऐसे प्रश्न जो स्टेट लेवल के भी हो सकते हैं, इवन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो सकते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं जो करंट में न्यूज में चल रहे हैं, तो जो लंबे टाइम से न्यूज में चल रहे हैं, साथ ही साथ समसामयिक जो न्यूज़पेपर में लगातार आ रहे हैं, बने हुए हैं, और आगे जो संभावित हैं कि आगे बहुत ही ज़्यादा चर्चा में होंगे। जैसे रीजनल जो समिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, इसका आगे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होना है, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की इस बार जगह चेंज होनी है। तो ये सारे क्वेश्चन जो एक दूसरे से को रिलेटेड रहते हैं करंट अफेयर्स में, जैसे ब्रिक्स अब कुछ दिनों चर्चा में रहेगा, ब्रिक्स में कुछ मेंबर्स थे और नए मेंबर शामिल होने थे, और आगे भी मेंबर्स को एक्सटेंशन की बात की जा रही है। तो ऐसे हर एक चीजें जो समसामयिकी के साथ जो एक सामान्य विषय, सामान्य स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए कि ये जानकारी सभी विषयों के केवल एक विषय से संबंधित नहीं कि आप जिस बैकग्राउंड से हैं, इकोनॉमिक्स से है तो इकोनॉमिक्स से ही सारे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। आप जो एक उम्मीद की जाती है कि सिविल सर्विसेज के रूप में आप सोशल साइंस या जो भी करंट अफेयर्स है या साइंस की बात कीजिए, सभी बैकग्राउंड्स को कवर करते हुए सारे क्वेश्चंस को एक एक करके कवर करें, जो सबसे उम्मीद की जाती है कि सभी इसके बारे में नॉर्मल जो बता पाएंगे। तो उन सारी चीजों को करना चाहिए, कवर करना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। अगला क्वेश्चन फिर विक्रमादित्य सर आपसे ही है कि जो बच्चों के बीच में एक बहुत माने कौतूहल का विषय होता है कि सर हम अपनी हॉबी जो हमारी अभिरुचि है उसका चयन कैसे करें। सर ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि अभिरुचि का चुनाव कैसे करें। सर कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है सर, जब वो डेफ लेकर आते हैं इंस्टीट्यूट पर, तो वो अपने जीवन को सर कई सारे विद्यार्थी प्रयोगशाला बना लेते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं सर, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से ये पूछ करके अपनी रुचि लिखे कि मैं अपनी अभिरुचि क्या लिखूं, मुझे लगता है सबसे पहले व्यक्ति को साक्षात्कार देने से पहले अपना खुद का साक्षात्कार खुद के साथ करना चाहिए। उसे अपने व्यक्तित्व का परीक्षण करके ये पता करना चाहिए कि उसे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसे एक हॉबी के रूप में, अभिरुचि के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। तो हॉबी की अगर मैं बात करूँ तो सर मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल नहीं होती, ये नेचुरल होती है। और वहाँ जब डेफ में कॉलम जब भरा रहता है, तो कॉलम जब एक लिखा जो रहता है कि वे कौन सी अभिरुचियाँ हैं जो आपके चयन में लाभदायक हो सकती हैं। तो अभिरुचि जो भी आप लिखते हैं वो ऐसी हो सर जिसे आप इंटरव्यू के दौरान जस्टिफाई कर पाएँ। जैसे सर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट हैं और जो लगातार 2 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो मेरे पास भी आते हैं संस्थान में। एक बार सौरभ सर से भी मुलाकात करवाई मैंने, अनुपम सर से भी करवाई है ना, आप चूँकि उस समय व्यस्त रहे होंगे, नहीं तो आपसे भी मिलवाते। तो सर उस विद्यार्थी ने क्या किया, अपनी हॉबी में लिख दिया कि सर मेरी हॉबी है आल्हा गायन। अब वो बोल रही जो स्टूडेंट थी उसका बोलना था कि सर क्या मैं इस हॉबी को बदल दूं। तो मैंने बोला कि ये सच में तुम्हारी हॉबी है? उन्होंने कहा है। तो मैंने बस इसको जस्टिफाई करते हैं। बोले सर कैसे? तो मैंने एक काम करते हैं, आल्हा गायन एक उत्साह का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार की म्यूजिक को सुनता है या गाता है उसका व्यक्तित्व लगभग वैसा ही होता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि आल्हा गायन को हम जोड़ेंगे उत्साह से, एनर्जी से, वीरता से, कि जब भी मैं कभी डिमोटिवेट होता हूँ या होती हूँ तो उस दौरान मैं आल्हा गायन सुनकर या गाकर अपने आप को अभिप्रेरित या मोटिवेट करती हूँ। ठीक इसी तरीके से सर अगर कोई एस्पिरेंट अपनी हॉबी के रूप में अगर मान के चलिए किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का नाम लिख देता है, सपोज क्रिकेट को लिख दिया, बहुत सारे लड़कों में चांस है सर, किसी ने बास्केटबॉल लिख दिया, किसी ने फुटबॉल लिख दिया, तो हम कम से कम सर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से अपनी फिजिकल फिटनेस को, मेंटल हेल्थ को
काफ़ी बड़ा इश्यू आज के समय पर, और एक टीम स्पिरिट के रूप में अपनी अभिरुचि को प्रस्तुत कर सकते हैं। सर, निष्कर्ष ये है कि अभिरुचि कोई भी आप लिखते हैं, एक तो वो आपकी खुद की होनी चाहिए जो कि चेहरे पर झलकती है, और दूसरा ये कि उस अभिरुचि को हम प्रशासन से जोड़ पाएँ, कभी टीम वर्क से, कभी फिजिकल हेल्थ से, कभी मेंटल हेल्थ से। जैसे किसी ने लिख दिया कि सर मेरी हॉबी जो है वो गार्डनिंग है, तो कम से कम हम अपने आप को बता पाएँ कि सर अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जो व्यक्ति पर्यावरण के प्रति जागरूक है, उसके प्रति संवेगात्मक लगाव रखता है, तो चांस है कि वह सोसाइटी की किसी भी प्रॉब्लम को लेकर जो है अवेयर रहेगा, उसके भीतर इमोशनल थॉट्स रहेंगे सोसाइटी को लेकर। तो सर अभिरुचि ऐसी हो जिसे आप जस्टिफाई कर पाएँ, और अभिरुचि ऐसी हो जो सच में सोसाइटी के किसी काम की हो। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है सर सिर्फ डायरी लिखना मेरी हॉबी है, तो अकेले डायरी लिखने से भी अगर हम अब चाहें तो जस्टिफाई उसको भी कर सकते हैं कि सर मैं टाइम मैनेजमेंट, एक वर्क के प्रोसीजर को फिक्स करना। लेकिन ये है कि सर आप अभिरुचि जो भी चुनाव करें, मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा, उसे आप जस्टिफाई कर पाएँ और आप ये बता पाएँ कि उस अभिरुचि का बेनिफिट किस प्रकार से समाज को मिल सकता है, आपकी टीम को मिल सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन को मिल सकता है, विभिन्न परिस्थितियों में मिल सकता है। ऐसी अभिरुचि आपकी होनी चाहिए और जो आपकी खुद की होगी। बिल्कुल सही है सर। सर फिर से सौरभ यादव सर आपसे अगला प्रश्न है कि जो हमारे गृह जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है, उनकी जो हमारी डिटेल जानकारी है वो कितने डायमेंशंस में होनी चाहिए विद्यार्थी को? जी सर। सर जैसे गृह जिले की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हम लोग जितने भी गृह जिले बच्चे हैं जो अलग अलग जिलों से आते हैं, और जो हमारे वहाँ पर इंटरव्यूअर्स होते हैं वो भी कई सारे जिलों में जॉब कर चुके होते हैं, कई रिटायर्ड आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, कोई प्रोफेसर्स होते हैं, तो उनको सभी जिलों के बारे में मैक्सिमम जानकारियाँ होती है। तो बच्चे गृह जिलों के क्वेश्चन में पहली बात तो मेरा सुझाव है ब्लफ करने की कोशिश ना करें, मतलब पागल बनाने की कोशिश ना करें उनको कि मैं झूठ बोल देता हूँ, सर को क्या ही पता होगा मेरे भिंड के गोहद तहसील में क्या हो रहा है ना। लेकिन हो सकता है वहाँ कभी पोस्टेड रहे हो, उनके साथ कोई पोस्टेड रहा, उनका कोई दोस्त पोस्टेड रहा, तभी तो उसने वहाँ का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ब्लफ ना करें। लेकिन अगर हम डायमेंशंस की बात करें बच्चों, तो पहला डायमेंशन ये कि ऐतिहासिक परिदृश्य, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर जिले की नाम की एक उत्पत्ति है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि बालाघाट जिला आपको दिखता है तो पहले उसको बुरहा कहते थे, क्योंकि वहाँ अलग अलग 12 घाटों का समूह है, तो उसको फिर बालाघाट कहा जाने लगा। जैसे हम नीमच के नाम से देखते हैं कि वो ब्रिटिश पीरियड में कैंटोनमेंट एरिया था। अगर आपको पता हो तो कुछ बच्चे बैतूल जिले के भी आते हैं, उनको पता नहीं होता कि बैतूल का नाम ही बैतूल इसलिए क्योंकि बैतूल का एक्चुअल मीनिंग होता है बिना कपास का क्षेत्र। वहाँ कभी कपास का प्रोडक्शन नहीं होता, आज भी नहीं होता बैतूल में कॉटन का प्रोडक्शन इतना, इसलिए उसको बैतूल बोल दिया गया। एक तो ये हर वर्ड के पीछे की एक मीनिंग है, हर गांव, हर शहर, हर जिले के नाम का एक अर्थ होता है या उसका एक बैकग्राउंड होता है। तो ये जरूर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, एजेड लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों में मज़ा आता है कि चलो यार बताए इसके ज़िले का नाम कैसे पड़ा, है ना। दूसरी बात ये कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आपका जिला गोंडवाना के क्षेत्र में आता है, महाकौशल के क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, बघेलखंड क्षेत्र में आता है, तो आपको बघेलों की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, बुंदेलों की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर आप सिंधिया स्टेट जो पहले था उस क्षेत्र के हो तो वहाँ उनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो ये वाले डायमेंशंस भी कवर होने चाहिए। कई बार क्या होता है जिला करने के चक्कर में बच्चे सिर्फ क्या जिले की समस्याएं पढ़ के चले आते हैं सर, और जिले की सामाजिक समस्याएं पढ़ जाते हैं, उसके अलावा कुछ पढ़ते नहीं है। तो वहाँ किस वंश ने पहले शासन किया है उसके विषय में चर्चा हो। फिर हम लोग दूसरे डायमेंशन पे आते हैं कि जिले का सामाजिक परिदृश्य कैसा है, क्या जिले में समस्याएं हैं। जैसे सर हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जब हम लोग सेंसस उठाते हैं तो मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया ये जिले ऐसे जिनका जो सेक्स रेशियो है वो कम है। लेकिन जब हम आदिवासी जिलों की तरफ जाते हैं तो सेक्स रेशियो आता है। तो आपसे ट्रेंड पूछ सकता है कि आप आते हो रीवा से, अब आपका जिला तो दोनों में नहीं है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हो, वो कभी दूसरे जिले के बारे में भी आपसे जानकारी ले सकता है। तो थोड़ा सा इस ट्रेंड को जरूर फॉलो करिए, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तीसरी बात है कि यहाँ पर आपको फिर एक बात आती है सामाजिक परिदृश्य में। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ जिलों में झगड़ा प्रथा चलती है, कुछ जिलों में नातरा प्रथा चलती है। तो आपके जिलों में जो प्रथाएं चलती है इनके बारे में आपको जानकारी, सामाजिक परिदृश्य का मतलब यही होता है कि कोई पुरानी रीति चली आ रही है उसके बारे में आपके पास जानकारी हो। अगर आदिवासी जिला है तो फिर तो क्या कहने, आपको वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और एक और डायमेंशन यहाँ से कि जिले का आर्थिक जो पर्सपेक्टिव है कैसा है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव कैसा है, कौन कौन से उद्योग है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है क्या। आपका जिला है, जैसे आप दतिया जिले के, वो आपसे बहुत जनरल सा क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा दतिया तो बिल्कुल झांसी और ग्वालियर के बीचों बीच है, 1-1 घंटे की दूरी भी नहीं है, तब भी दतिया इंडस्ट्रियली बैकवर्ड क्यों है, समझाइए। फिर आप वहाँ उलझ जाते हो,
कि कैसे समझाऊं मैं इंडस्ट्रियली बैकवर्ड दतिया क्यों रह गया, क्योंकि मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि सर ट्रेन रूट से कटा हुआ है, हाईवे से कटा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत बेहतर ढंग से प्रिपेयर करिए। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आप पूछने लगे कि आपके बाजू वाले ज़िले में ये, आपके ज़िले में क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ ज़िले की जानकारी इकट्ठा करने से नहीं होगा, ज़िलों को थोड़ा सा आप एनालाइज भी करिए कि उसमें ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर एक और चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि ज़िले में अगर विकास नहीं हुआ तो आज तक क्यों नहीं हुआ, विकास के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। और हमेशा याद रखिए, जिस भी योजना का नाम लेने जा रहे हो उस योजना के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। पता चला हम नाम तो बोल गए जोश जोश में, हम योजना के बारे में जानकारी नहीं है, फिर उनको मिलता है वो एक एक शब्द पकड़ते हैं। हमारे मुँह से निकलेगा सर अमृत योजना चल रही है, अब वो पकड़ लिया उसने कि अमृत योजना पर बात करूंगा इससे मैं। तो आप अपना इंटरव्यू बोलते हैं ना, हम गाइड करते हैं अपने इंटरव्यू को, तो अपना इंटरव्यू हम कभी खुद ब खुद गाइड कर देते हैं गलत दिशा में। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जिस भी स्कीम को आप बोलने जा रहे हैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो। और फिर एक और चीज़ निकल के आती है इसमें कि आपको अपने ज़िले के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, कौन कलेक्टर है, कौन SDM है, कलेक्टर और SP का नाम, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नाम आपको पता होना चाहिए। साथ ही कितनी तहसीलें हैं, कितने विकास खंड है, कितनी पंचायत है। कभी कभी वो टेम्परामेंट चेक कर, वो आपका वो ज्ञान चेक नहीं कर रहे हो, टेम्परामेंट कि इसको घबरा देता हूँ मैं, एकदम से इसको तहसीलें याद नहीं आएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखने के साथ साथ जिले के रिप्रेजेंटेटिव्स, MP, MLA, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्यों अभी लोकसभा चुनाव कुछ समय पहले हुए, तो यहाँ से प्रश्न कर सकता है कि आपके ज़िले से लोकसभा चुनाव कौन जीत के आए हैं। क्या मध्य प्रदेश में फिर वो जैसी आपका ज़िले में अगर SC सीट रिजर्व थी, ST सीट रिजर्व है, तो कन्फर्म है वो आर्टिकल पे जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे सीट रिजर्व है। तो ऐसे करके पैमानों के अनुसार अगर आप चीज़ों को करोगे तो बहुत बेहतर ढंग से आप अपने ज़िले का आंसर दे पाओगे। और ज़िले को लेके हमेशा सकारात्मक रहिएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी ज़िले की बहुत ज़्यादा बुराई कर दी तो फिर तो ये होगी कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव वाला आदमी है। आपको क्या करना है कि हाँ, कमियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। और हमेशा 3 सुझाव तैयार रखिएगा। वो आपसे पूछेंगे ना कि भैया, मान लेते हैं हम सपोज कर लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है विक्रमादित्य, हम ऐसा मान लेते हैं सर, है ना, विक्रमादित्य सर तो नहीं बोलेंगे वो, इसलिए कि भाई आपका जिला है, ये कमी दिख रही है, आप क्या करोगे अगर हम वहाँ SDM बना के भेज दिया है। तो ये 3 पर्सपेक्टिव जरूर तैयार रखिए कि सर मैं ये करूँगा, नहीं तो वहाँ सोचने लगे एकदम से और कुछ हड़बड़ाहट में गलत बोल गए। तो बस ये कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, जिले को थोड़ा सा एनालाइज करिए, हमारा जिला कैसा है, क्या सारी चीज़ें, बस इतना करने में सब चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल सही है सर। फिर से अनुपम सर आपसे क्वेश्चन है कि हर विद्यार्थी चाहता है कि इंटरव्यू की लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में उसका नाम हो। जब वो अपना नाम इंटरव्यू की लिस्ट में देखता है और तुरंत काम चालू हो जाता है कि क्या ड्रेसिंग सेंस हो ताकि हम इंटरव्यू की तैयारी चालू कर दें, तो सर कैसा होना चाहिए इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग सेंस? पहले प्रश्न में हमारे साथ यही प्रश्न हुआ था कि पहली बार जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो कैसे जाएं, क्या करें। और जैसे ही पहली बार जब इंटरव्यू देते हैं बच्चे, तो सामान्यतः सबसे पहला यही होता कि पहनेंगे क्या। और सर ने अभी कहा था ग्रूम बन के बिल्कुल क्लीन सेव में बहुत अच्छी तरीके से जाना है। और जब सर नीति शास्त्र के शिक्षकों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो नीति शास्त्र के शिक्षक की बात की है कि आपके पूरे व्यक्तित्व को ओवरऑल प्रेजेंट करने का, फर्स्ट इंप्रेशन आपको देने का जो काम है, आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने का काम, आपका पूरा फिजिकल अपीयरेंस जो है, आप कैसे प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, आप सेविंग किए हैं, बिल्कुल वेल मैनेज्ड हैं, अच्छे कपड़े हैं, साधारण कपड़े हैं, भड़काऊ कपड़े नहीं, चमकीले कपड़े नहीं। तो इवन यहाँ ड्रेस सेट करने में आप पहले कुछ लोगों के कपड़े देख लें जिन्होंने इंटरव्यू दिए हुए हैं। सारे लोग आजकल नॉर्मल सोशल मीडिया के आने से सारे लोग कपड़े दिख जाते हैं। जब आप इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो आपको नॉर्मली सामान्यतः दिख भी जाता है कि लोग कैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं। जैसे मॉक में मैंने कुछ देखा है सर कि मॉक देने आते हैं तो बच्चे आजकल नॉन सीरियस भी कुछ रहते हैं कि मॉक में ही ऐसे कपड़े नॉर्मली, यानी संस्थानों को जहाँ पे भी आते हैं तो नॉर्मल कपड़े पहन के ही आ जाते हैं। वो लास्ट में एक आध बार ऐसा करते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सामान्य ओवरऑल व्यक्तित्व को प्रेजेंट करने का, आप हैं कैसे आप फ्यूचर में अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को कैसे, अपनी योजनाओं को कैसे लागू करेंगे, कैसे कार्यक्रमों को करेंगे, तो इसमें पूरा आपके कपड़े और साथ साथ में आपके पहनावा आपका व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले तो आप साधारण कपड़े पहने, बड़े अच्छे कपड़े, इसमें कोट आप डिसाइड करते हैं। सामान्यतः जनरली ऐसा देखा गया है कि ब्लैक एंड ब्लू कोट का कॉम्बिनेशन रखा गया है, वाइट शर्ट और नॉर्मल से शूज जो ऑफिशियल शूज हो। ऐसे ना हो कि स्पोर्ट्स शूज आप पहन के आ जाएं। साथ ही साथ जो बच्चियां हैं उन बच्चियों के लिए ऐसा कहा गया है कि नॉर्मल आप साड़ी वो भी भड़काऊ ना हो, बहुत ज़्यादा प्रिंटेड ना हो, साधारण साड़ी हो, सिंपल साड़ी हो। और इवन आप बहुत सारी बच्चियां जो हैं वह सलवार सूट भी पहन सकती हैं आराम से, पर इस सलवार सूट को भी ऑफिशियल टाइप का हो, ये बहुत ज़्यादा भड़काऊ ना हो।
इवन बहुत सारे लोग जो चेहरे पर फाउंडेशन भी करते हैं, तो चेहरे पर फाउंडेशन का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि वो आपको अलग से वहां पर दिखाए कि आपसे मैच नहीं कर रहा है। आपके चेहरे की व्यक्तित्व से वो सारी चीजें मैच करनी चाहिए। ओवर टोन जो कहते हैं, ओवर टोन नहीं होना चाहिए कि ओवर टोन कर लें, वहां पर आप लगे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आप जो भी कपड़े पहने वो इंटरव्यू देने के टाइम पर आपको आरामदायक लगने चाहिए, कंफर्ट फील होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कंफर्ट ही फील ना करें, कपड़े पहनते पहनते असहज रहें। पूरे इंटरव्यू के दौरान आप अपनी साड़ी या अपने कपड़े या अपनी कोट को ही संभालते रहें। आप टाई ही देखते रहें कि टाई सही से लगी है या नहीं लगी, जूते लेस बंधे हैं या नहीं बंधे हैं। और कभी कभी ये सारा व्यक्तित्व कपड़े से ही पूछ लेते हैं, कभी कभी तो कपड़े की बटनें भी पूछ ली जाए। और केवल ये आपका टेम्परामेंट की बात की है कि आप हैं सही, कंफर्ट हैं या नहीं है। सामान्यतः उनको बैठे बैठे सामने ये भी पता चल जाता है कि आप अपने कपड़ों में फिट नहीं है, कंफर्ट नहीं महसूस कर रहे हैं। तो कपड़े जब भी पहने, जो भी अपना फिजिकल अपीयरेंस दें, कपड़ों के साथ साथ ड्रेस के साथ, उसमें आपको कंफर्ट फील होना चाहिए, पूरी तरह से रिलैक्स होना चाहिए। और रिलैक्स के साथ साथ पूरा ध्यान होना चाहिए। और खासकर जब पहली बार सर ने कहा पहली बार जा रहे हैं तो ऐसी कोई भी आपको समस्या ही ना लगे। इसलिए जितने भी मॉक देने जाएं उनमें आप वो फाइनल ड्रेस कर लें कि उसी ड्रेस के साथ जाएं, उसी अटायर के साथ जाएं। ऐसा ना हो कि लास्ट डे आप सेविंग करा रहे हैं, लास्ट डे आप मूंछ अपनी हटा रहे हैं और लास्ट डे अपने बाल अपने कटा रहे हैं और फिर जा रहे हैं। तो आपको सारा यही पूरा इसी पे आप हैं, फोकस है कि आपकी दाढ़ी कैसी लग रही है, सामने वाले को बाल कैसे लग रहे हैं, पहली बार चश्मा लगाया हुआ है, पहली बार वो सूज को पहली बार पहना है जो आपको चुभ रहा है। तो ये सारा कुछ आपको कंफर्ट जोन होना चाहिए। सामने वाले की आंखों में आप अच्छे लगने चाहिए, आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करना चाहिए। आप जिस व्यक्तित्व को प्रेजेंट करने जा रहे हैं उस व्यक्तित्व के हिसाब से आप अधिकारी अफसर के रूप में जा रहे हैं। और यही फाइनल मान के जाना चाहिए कि हम फाइनल होकर अधिकारी अफसर के रूप में जा रहे हैं। और ऐसा ही बेहतर एक कंफर्ट और अच्छा कपड़ों के साथ वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। सर बिल्कुल सही है सर। सौरभ यादव सर, फिर से आपसे क्वेश्चन है कि यदि किसी कारण से मेरे 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में नंबर कम आ गए, परसेंट मेरे कम बन गए, तो फिर मैं कैसे करके इसको डिफेंड करूँ वहाँ? जी सर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे बच्चे हमेशा बात करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर कि 10th 12th में परसेंटेज कम होते हैं, ग्रेजुएशन में थोड़े ठीक होते हैं, फिर वो इंटरव्यू में देखते हैं कि किसी के 90% है 10th में, किसी के 12th में 95% है और इंटरव्यू दे रहे हैं वो बच्चे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके परसेंटेज कम थे, मान लेते हैं किसी का 60% है 10th में, 12th में 62% है, ग्रेजुएशन में 65, 60 या 60% ही है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ आप उससे बोल सकते हो कि सर मैं एक ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ जिसने अपनी गलतियों से सीखा, जिसने अपनी कमियों को दूर किया। मेरे में कमियां थी, मैं उस समय अपने जीवन के प्रति सीरियस नहीं था, मैंने अब अपने जीवन के प्रति सीरियस हुआ। और सर मुझे एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है। प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व भी होता है कमियों को दूर करे। और मुझे ऐसा लगता है सर जब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई कमियों को दूर कर सकता हूँ, क्योंकि MPPSC कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं है, एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें आपको बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत हार्डवर्क चाहिए और आपको आपकी लेखन शैली भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, शब्दों के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भाषा में लिख रहे हो तो आपको एक तो स्पेशलाइज पेपर हिंदी का है, निबंध का है, तो वो चीज़ें आपने सुधारी है तभी आप इंटरव्यू के लिए पहुँचे हो। आप कोई मूर्ख बच्चे नहीं हो कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे आप इंटरव्यू देने पहुँचे हो, मतलब आपने पूरी लगन से अपनी पढ़ाई की है तभी आप इंटरव्यू देने गए हो। अगर लगन से पढ़ाई नहीं की होती तो आप इंटरव्यू तक नहीं जा पाते होते। तो आप सिंपल सा उनको इतना कहिए कि सर मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मैं अपने जीवन को लेके और सीरियस हुआ, मेरे अंदर जो जो कमियां थी, मेरे शब्दों में जो मेरे जो सब्जेक्ट्स में मेरे कमियां थी, मैंने उनको दूर किया है, मैं लगातार प्रयासरत रहा। इसलिए मैं सर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ। और ये मेरे व्यक्तित्व का भी है। वो आपसे कभी कभी पूछते हैं आपके व्यक्तित्व की 3 विशेषता बताइए, तो आप एक विशेषता उनको पहले ही बता दिएगा कि सर मैं जो मेरे व्यक्तित्व में जो कमियां हैं उसको बहुत जल्दी दूर करने का प्रयास करता हूं और मैं लगातार उनके ऊपर काम करता रहता हूं। तो वो चीज़ें भी जस्टिफाई हो जाएगी कि आपने व्यक्तित्व की जो विशेषता बताई सर वो भी वहाँ पूरी हो गई और एक ये वाली बात भी पूरी हो गई। तो इसमें और पहली बात है कि 10वीं और 12वीं के परसेंट कोई कैंपस प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है कि कोई IT कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट है। इतनी कठिन परीक्षा से आप जा रहे हो, प्रीलिम्स मेंस, इतना अवसाद हो जाता है, इतना बच्चा परेशान हो जाता है, तो आप प्रूफ कर चुके हो कि आप एलिजिबल हो तभी आप वहाँ बैठे हो। बस आपको वो जो डिफेंड करना है ना, इस तरीके से करना है कि उनको मज़ा आए कि बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया और वाकई इसने अपने जीवन में सुधार किया। समय के साथ जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई ये बहुत ही सेंसिबल हो गया, तो एक सेंसिबिलिटी भी तो दिख रही है उसमें, तो कोई परेशानी बात नहीं। बिल्कुल सही। विक्रम सर, आपसे फिर से क्वेश्चन है कि यदि कोई नैतिक दुविधा वाले हमसे प्रश्न कर लिए जाएं
तब उसी समय हम कैसे उत्तर दें? सर, एक आपने बड़ी प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी कि अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का असली परीक्षण करना है तो उसे शक्ति प्रदान कर देनी चाहिए, और अगर वो शक्ति मिलने के बाद भी नैतिक बना रहा तो ये संभावना रहती है कि वो जिंदगी भर निष्ठावान रहेगा। तो सर, कोशिश ये की जाती है इंटरव्यू के दौरान, जो मैंने देखा है और उसके बाद में कई लोगों से सुना भी है, तो कई सारी चीज़ें देखी है कि होता ही है कि इंटरव्यू के दौरान आपको सोचने को मजबूर किया जाता है, क्योंकि ना तो आप अभी प्रेजेंट में अधिकारी बने हों, पर फिर भी आपको इतना इमेजिन वो करवा देते कि आप मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, तो व्यक्ति अपने आप को उस स्थिति में ले जाता है, जबकि ऐसा वास्तव में हुआ तो नहीं है। अब वहाँ ले जा करके वो क्या करता है सर, कि दो परिस्थितियाँ बना देते हैं, जहाँ एक और आप, अगर हम एक उदाहरण लें, एक उपमान लें, एक तरफ जहाँ तराजू में वो एक तरफ प्रशासनिक मूल्यों को रख देते हैं, और वहीं दूसरी ओर क्या करते हैं कि कोई और मूल्य, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो या पर्यावरणीय हो, उन दोनों मूल्यों के बीच में टकराव की कोई सिचुएशन पैदा करते हैं। सपोज आप प्रशासन में हैं और आपके पास में एक पावर है कि आप एक सड़क के चौड़ीकरण का जो मार्ग है निर्धारित कर सकते हैं, और जहाँ एक और आपके पास विकल्प है कि आप मात्र 200 वृक्षों के नुकसान से सड़कों का चौड़ीकरण जो है निश्चित कर सकते हो, और जहाँ एक और सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप लगभग जो है 1000 वृक्षों के आसपास नुकसान होगा, परंतु उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो निश्चित रूप से सर, एक तरफ अपने जीवन के व्यक्तिगत मूल्य आ गए, एक तरफ पर्यावरणीय मूल्य आ गए। कभी ऐसी कंडीशन कर देते हैं कि एक तरफ प्रशासन, एक तरफ परिवार है। कभी ऐसी कंडीशन कर देते हैं कि एक तरफ प्रशासन है और दूसरी ओर जो है समाज है या धर्म है या परिवार है। कुल मिलाकर जो प्रशासनिक मूल्य हैं उनका टकराव किसी अन्य मूल्य के साथ हो, ऐसी सिचुएशन साक्षात्कार के दौरान विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। सर, इसका मूल उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी पैनिक हो और वो कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में ऐसा उत्तर दे जिसकी वजह से उसकी अंदर के व्यक्तित्व और अंदर के विचारों को वो सामने ला सकें। जैसे इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर मान लीजिए प्रशासन जब कोई काम कर रहा है और माननीय विधायक महोदय के भतीजे हैं या स्वयं विधायक महोदय हैं, अगर आपको वो थप्पड़ मार देते हैं तो आप क्या करेंगे? अब बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई है। तब ऐसी स्थिति में सर, अगर साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो जो बातें हैं वो अभी आदर्शवादी बातें हैं, अभी यथार्थ में ऐसा कुछ है नहीं, तो इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। अपने दिमाग को एकदम ठंडा रखें, एकदम कूल रखें और सोच कर जवाब दें। जैसे इस प्रकार से आप बच सकते हो कि अगर विधायक इस प्रकार की कोई कुकृत्य करते हैं तो वह उनका व्यक्तित्व है, चूँकि मैं प्रशासन का एक एजेंट हूँ, अभिकर्ता हूँ, उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो अगर मेरे द्वारा कोई कार्य किया जाएगा तो उससे प्रशासन की छवि बेहतर भी हो सकती है, धूमिल भी हो सकती है। तो अगर हम स्वयं को प्रशासन के अभिकर्ता के रूप में रखेंगे तो नैतिक दुविधा से आपको मुक्ति मिलेगी और ऐसी परिस्थिति में आपका इंटरव्यू बेहतर भी रहेगा। सर, अगर मैं संक्षेप में बोलूँ तो मैं यही कहूँगा कि डिसीजन कैसा भी हो प्रशासन के फेवर में होना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। सौरभ यादव सर, फिर से आपसे एक क्वेश्चन है कि आने वाले विद्यार्थी जिनका इंटरव्यू होगा, आने वाले में वो चयनित होंगे, तो उनका डेफ फॉर्म कैसे भरना चाहिए, किन चीज़ों का विशेष ध्यान उन्हें रखना चाहिए? सर, जैसे डेफ जो है कहीं ना कहीं आपकी पूरी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। डेफ में सारी चीज़ें हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपका गांव की जानकारी, आपके ज़िले की जानकारी, आपके नाम की जानकारी, माता पिता की जानकारी, आपके माता पिता क्या कार्य करते हैं उसकी जानकारी, वो सारी चीज़ें डेफ में होती है और हॉबी के साथ भी पूरी जानकारी होती है। सब मुझे सबसे पहली जो सबसे बेसिक नीड लगती है कि डेफ साफ़ सुथरा भरा जाना चाहिए, क्योंकि हम जब रूम में इंटरव्यू देने जाते हैं उससे पहले हमारा डेफ उनके हाथ में होता है। तो अगर डेफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उसमें ओवर राइटिंग नहीं है, साफ़ सुथरा भरा हुआ है, तो एक हमारी छवि ऐसे बन गई कि ये व्यक्ति अपने जीवन में वो सुलझा हुआ है, साफ़ सुथरा डेफ उसने भरा हुआ है। दूसरी बात है सर कि डेफ में किसी भी गलत जानकारी को ना भरे, बिल्कुल जो दिया है उसको भरे, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उनको भरे। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसको जल्द से जल्द बनवा ले, नहीं तो आपको इंटरव्यू के समय दिक्कत जाती है। और सर, सबसे ज़रूरी बात जो डेफ में होती है, हॉबी भरने वाली। अभी जैसे सर एक जानकारी कि कुछ बच्चों का डेफ भर भी चुके हैं जिनका इंटरव्यू भी है, तो एक मौका उनके पास होता है जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है आप अपना डेफ चेंज कर सकते हो। अभी जो भर चुके हैं उनके लिए भी सर तो भर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे क्या हॉबी जोश जोश में किसी के बहकावे में आके अपनी हॉबी दूसरे कहने पे खुद की हॉबी भर रहे हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं। हालांकि डेफ भरने में सबसे ज़्यादा सावधानी हॉबी भरने में, आपकी बेसिक जानकारी, आपके प्री और मेंस का रोल नंबर जो आप भरते हो वो बिल्कुल देख के भरे, वो बहुत ज़रूरी होता है। और डेफ भरते टाइम मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चे जो गलतियाँ करते हैं
उनके पास कई सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनकी जानकारी देने से बचते हैं वो, कि हमसे इससे क्वेश्चन आप पूछ ले। बच्चा उसमें क्वेश्चन पूछने से पहले ये है ना कि अगर आपके पास एनसीसी है तो बताओ क्या प्रभाव डालता है, कि इसमें नेतृत्व क्षमता तो होगी, एनसीसी में रहा है, इसमें कहीं ना कहीं नेशनलिज्म तो होगा, एनसीसी में रहा है, कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन होगा अपनी लाइफ में। अगर स्काउट गाइड भी किया तो बिल्कुल लगाइए ना वो, अगर आपको स्पोर्ट्स का स्टेट या नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट बिल्कुल लगाइए, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है, टीम स्पिरिट दिख रहा है, मत बचिए उन सब चीज़ों से। आपका डेफ जितना भरा हुआ होगा, जितना क्रिकुलर एक्टिविटीज़ दिखेगी, उतना आपका डेफ बेहतर होगा। बिल्कुल जो जो आपने जीवन में क्योंकि जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो भी आपका डिग्री है, वो सब आपकी मेहनत से मिली है, आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं मिला। और देखिए क्वेश्चन तो अगर पूछना होगा तो कुछ ही पूछेगा, पूछना होगा तो वो कुछ भी पूछेगा, अगर उसको आपका इंटरव्यू बिगाड़ना होगा। बिगाड़ने का मतलब कि अगर उसको आपको एक होता है स्ट्रेस इंटरव्यू, इस चीज़ से सर मैं बस बच्चों को थोड़ा बता दूं, कई बार ऐसा होगा कि आप इंटरव्यू में पैनल के पास अंदर जाओगे और वो बहुत अच्छे से आपको ग्रीड भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड होता है कि इस बच्चे का स्ट्रेस इंटरव्यू लेना है, कि दबाव झेल पाएगा कि नहीं। और वो पहला प्रश्न ही ऐसा उल्टा कर देते हैं कि जैसे उसने जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। जैसे मुझे 2019 में एक इंटरव्यू का क्वेश्चन याद आ रहा है कि 1 ग्राम क्या है और राजस्व ग्राम में अंतर बताइए। 1 ग्राम का कंसेप्ट 1905 में अंग्रेजों के समय का है, वो बच्चा याद ही नहीं आया, कहीं पढ़ के नहीं है, उसको कैसे हैंडल करेगा वो। और फिर दूसरा क्वेश्चन भी भारी, और तीसरा क्वेश्चन ईजी किया कि अब प्रेशर से निकलने के बाद वापस स्टेबलाइज हो पा रहा है कि नहीं बच्चा नॉर्मल कंडीशन में। और ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा अपने माइंड को, जब भी कठिन क्वेश्चन आए ना, ये वाली बात याद रखना, स्ट्रेस इंटरव्यू चल रहा है, आने वाला है आसान क्वेश्चन, आने वाला है आसान क्वेश्चन। और जो भी कठिन क्वेश्चन आ रहा है, अगर नहीं बन रहा, माफ़ कीजिएगा सर, इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, मैं इसका और अध्ययन करूंगा, या मुझे अभी इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं आ रही है। और अगर पता है तो बताइए, बिल्कुल व्यवस्थित बताइए, खुश होकर बताइए। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन बन रहा हो कठिन क्वेश्चन पर, उत्सुकता नहीं दिखाना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने उत्सुकता दिखाई तो उनको वो भी दिखता है कि जो चीज़ को बन रही है उत्सुकता दिखा दी, मतलब चेंज कर दो क्वेश्चन। आपको वहाँ भी नॉर्मल रहना, क्योंकि देखो आपने कभी देखा होगा सीनियर सिविल सर्वेंट्स को कितने शांत रहते, स्वभाव कितना शांत रहता है, उनसे कैसे बात करिए, नॉर्मल बात करते, बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाते। तो बिल्कुल शांत रहिएगा, बिल्कुल आपको अपना डेफ बहुत प्रॉपर भरना, और डेफ को ही बहुत अच्छे से कर लीजिए। आपका आधा इंटरव्यू तो डेफ आपने अच्छा भर दिया, वैसे ही सही हो जाएगा। थैंक यू सर। आपके संघर्षों को सफलता में बदलने की सभी जानकारियां यहां उपस्थित सभी अनुभवी शिक्षकों की जुबानियां, तो ये कारवां लगातार निरंतर जारी रहेगा। बस जुड़े रहिए आपके अपने परिवार MPPSC उत्कर्ष के साथ। नमस्कार।